Hello, how are you all? A very, very warm welcome on Supergrads YouTube channel. So today we are over here to understand the complete roadmap for the upcoming IPM 24 as well as 25. मैं 25 भी इसलिए लिखा, उसके पीछे रीजन है यार। एक प्रॉब्लम जब मैं ये रोड मैप का पीपीटी बना रहा था मेरे सामने आई कि हर स्टूडेंट एक डिफरेंट फेज पे ज्वाइन कर रहा है। चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो खुद से पढ़ाई करने के बारे में बात कर रहा है। सो रोड मैप में बेसिकली वी विल बी पुटिंग मंथ्स कि आने वाला मंथ कौन सा है, इसके बाद वाला मंथ कौन सा है। उसके बजाय मैंने एक काम ये किया कि इसको थोड़ा सा ट्वीक करके फेजेस में डिवाइड कर दिया। सो वर्सेस राइटिंग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बदले या फिर अभी जो महीने आने वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैंने इसको फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। सर्टनली आप किसी फेज पे अभी खड़े हुए होंगे, उसके हिसाब से देखिएगा। बहुत ही क्रूशल रोड मैप बनाया है हमने आईपीएम 24 और 25 को क्लियर करने का और मैक्सिमम मार्क्स तक पहुंचने का। हाउ एग्जैक्टली कैन यू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ आईपीएम 24 एंड 25? स्टिक टिल द एंड, अ वेरी क्रूशल सेशन। सबसे पहले बात करते हैं फेज वन की, जिसमें है अंडरस्टैंडिंग सिलेबाई। अंडरस्टैंडिंग सिलेबाई मतलब इन डेप्थ ऑफ व्हाट इज एग्जैक्टली कमिंग। करना क्या है अपने को, चेक प्रीवियस ईयर पेपर्स, 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ। बस आपको उठाना है, हर टॉपिक को आपको जॉट डाउन करना है, एक एक टॉपिक को जॉट डाउन करो। और मान लीजिए टाइम एंड वर्क से ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो मोर कैटेगरी में आएगा, और मान लीजिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से कम क्वेश्चंस आए हैं तो लेस कैटेगरी में आएगा। सेम गोज फॉर लॉजिकल रीजनिंग, क्लॉक से ज्यादा क्वेश्चंस आए, क्लॉक्स एंड कैलेंडर से ज्यादा क्वेश्चन आए तो मोर कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से इंग्लिश में भी, सो इंग्लिश में भी आपको काफी सारे सेगमेंट्स मिल जाएंगे। पैराजम्बल्स अलग मिल जाएगा, वोकैबुलरी अलग मिल जाएगा, सेंटेंस करेक्शन अलग मिल जाएगा, आरसीज अलग मिल जाएगा। सेम ग्राउंड्स पे वहां पर भी आपको ये काम करना है। आप जो आपने टॉपिक्स लिखे हैं उनको अरेंज करेंगे हम मोर टू लेस में। जो टॉपिक सबसे ज्यादा आया वो ऊपर, जो कम आया वो नीचे, और कितने क्वेश्चंस पूछे गए वो भी स्पेसिफाई आपको करना है। उसके बाद इन टॉपिक्स को आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग, आपको क्लासिफाई करना है। स्ट्रॉन्ग, वीक, कंप्लीटली न्यू। या तो वो टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग होगा, या तो आप उस एरिया में वीक होंगे, या तो वो कंप्लीटली न्यू टॉपिक है और आप यू नीड अ स्टार्ट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स के हैं लेकिन उन्होंने एडवांस मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हुई है, उनके लिए पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी हो सकता है तकलीफ वाला टॉपिक हो। वो कंप्लीटली न्यू है, तो उसको कंप्लीटली न्यू में क्लासिफाई करिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिएगा, ये अच्छी तरीके से आपके मन में, बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि हाई परसेंटेज वाला कौन सा टॉपिक है, मतलब ज्यादा पूछे जाने वाला कौन सा टॉपिक है, और लो परसेंटेज वाला कौन सा टॉपिक है। ये आपको हर वक्त याद रहना चाहिए। फेज वन में बस आपको इतना करना है। एक्चुअल हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है फेज टू से, और फेज टू से ही आप जिस रोड मैप पे चलेंगे, सर्टनली वहां पर यू नो चलकर आपको पता है मिलने वाली है 101% यू गोइंग टू गो टुवर्ड्स विक्ट्री साइड, और बहुत अच्छी तरीके से लेवल्स तो बढ़ती जाएंगी आपकी। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज क्या है अभी तक फेज वन में। तो अब आपको वो हाई वेटेज टॉपिक्स को चूज करना है जो आपके स्ट्रॉन्ग है एंड वीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो हाई वेटेज टॉपिक्स है, मैंने बता दिया हाई वेटेज कौन से है और लो वेटेज कौन से फेज वन में। हाई वेटेज में आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं और वीक टॉपिक्स कौन से हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यू कंप्लीटली न्यू टॉपिक को भी छोड़ देते हैं, वो भी फेज टू में ही आएगा। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे फेज टू का, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फेज है, ये वाला जो फेज है बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा ऑब्जेक्टिव है जो वीक टॉपिक है, जिसमें मैं आज वीक हूं, उसे कन्वर्ट करना है मुझे स्ट्रॉन्ग में, और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको मुझे कन्वर्ट करना है वेरी स्ट्रॉन्ग में। अभी के अभी फेज टू के अंदर ही अंदर, ये फेज टू का मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब वीक टॉपिक में आपको कैसे मूव करना है, सबसे पहले उसका पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, खूब सारी प्रैक्टिस के लिए खूब सारे क्वेश्चंस। ये बात रही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग कह रहा हूं। ठीक है, एंड फाइनली उसके एडवांस्ड क्वेश्चंस करेंगे, मतलब कंसेप्ट, प्रैक्टिस, एडवांस। ये होने के बाद उसका टॉपिक टेस्ट जरूर लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, वो आपका वीक है, तो सारे कंसेप्ट उसके पढ़ लिए,
जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके कंसेप्ट्स पढ़ लिए, फिर उन सारे कंसेप्ट्स से रिलेटेड प्रैक्टिस कर ली अच्छी खासी, 10-10 क्वेश्चंस की मिनिमम। उसके बाद एडवांस, भाई ये अगर घूम फिर के मेरे पास क्वेश्चन आता है, टफ लेवल पे आता है, 2-3 कंसेप्ट्स को मिलाकर क्वेश्चन आता है, उसकी प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद इस प्रोबेबिलिटी का पूरा टेस्टिंग लेंगे, टेस्टिंग के बाद उस टॉपिक टेस्ट को एनालाइज करेंगे। हो सकता है 10 में से मेरे अभी 8 क्वेश्चन सही हुए, 2 गलत हुए, तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ये 2 क्वेश्चंस अगली मर्तबा जब किसी और फॉर्म में मेरे सामने आते हैं तो मुझसे सॉल्व हो जाए। तो मतलब मैं अपनी मिस्टेक्स पे काम करूंगा। एनालिसिस इज दैट पार्ट, ये जरूर करना है आपको, हर वक्त अपनी टेस्टिंग एंड एनालिसिस को दुरुस्त रखना है। अब स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो आपके पहले से ही थे, मान लीजिए कि टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, तो प्रैक्टिस की उधर ज्यादा नीड नहीं है। सिर्फ आपको लगता है कि नहीं यार कुछ रिविजिट करना है, मेरे माइंड को फिर से उस फ्रेम में लेके जाना है, तो कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। यहां पर सीधा आपको आना है एडवांस लेवल पे, एडवांस क्वेश्चंस को करना है, और फिर से वही चीज करनी है जो आपने वीक में यहाँ पे किया। एडवांस क्वेश्चंस करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन रहे हैं, मुझे और प्रैक्टिस की नीड है, तो फिर जा सकते हो बैक टू प्रैक्टिस, फिर जा सकते हो बैक टू कंसेप्ट्स। लेकिन यहां पर स्टार्ट ही क्योंकि आपका स्ट्रांग था, यू फेल्ट दैट इमेंसली, तो आपको कायदे से एडवांस से स्टार्ट करना है, फिर टेस्ट देना है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट, एक टॉपिक टेस्ट, और फिर एनालाइज करना है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन उसके बाद भी अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में से भी रह जाता है, तो वहां पर आपको ये चीज करनी है, दिस इज, ये आपकी वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग पे लेके जाएगा, ये आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। अब सर एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है, आपने पिछली स्लाइड में हमें ये बताया था कि एक को स्ट्रॉन्ग करो, एक को वीक करो, और कंप्लीटली न्यू सेगमेंट को भी लेके जाना है। अब कंप्लीटली न्यू सेगमेंट भी काफी सारे टॉपिक्स आ रहे होंगे, वहां से भी आपको हाई वेटेज टॉपिक्स को ही उठाना है। ध्यान रखिएगा, फेज 2 में हम बात कर रहे हैं हाई वेटेज टॉपिक्स की ही, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया इस पर्टिकुलर फेज में। हाई वेटेज टॉपिक्स में आपको उठाना है न्यू टॉपिक्स को, और वहां पर सिर्फ कंसेप्ट पर चीजें कंप्लीट करनी है अभी। मतलब मुझे नई चीजों की के कंसेप्ट पता होने चाहिए, इसके लिए आपको पूरी मेंटर की हेल्प चाहिए होगी, टीचर सपोर्ट चाहिए होगा, लेक्चर्स रिविजिट करने पड़े, लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तभी आप कंसेप्ट क्लैरिटी पे आ पाओगे। ये हो गया फेज 2, which was a very very important phase. Now let's move towards phase 3। जैसे ही phase 2 कंप्लीट होता है, अच्छा एक चीज है, कुछ फेजेस ओवरलैपिंग फेजेस भी हैं, मतलब मैंने कोशिश करी कि फेज 1 के बाद आपको फेज 2 दूं, फिर फेज 3 दे, कुछ ओवरलैपिंग फेजेस भी है, वो भी मैं बात करूंगा कि जो आपको हो सकता है इन फेजेस के साथ ही काम स्टार्ट कर देना है। तो ये ओवरलैपिंग नहीं है, इसके बाद आप इधर आओगे, फेज 2 में आप इनके कंसेप्ट कंप्लीट कर चुके थे, नाउ आपको न्यू टॉपिक्स के एडवांस फेज तक मूव करना है। मतलब पहले उनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उनका एडवांस फेज में जाना है, फिर टेस्टिंग एनालिसिस। मतलब फेज 2 में आपका क्या कंप्लीट हो गया, स्ट्रॉन्ग एंड वीक टॉपिक्स। फेज 3 में बेसिकली हम दे रहे हैं न्यू टॉपिक्स को चांस, क्योंकि ये फेज 2 उतना टाइम नहीं लेगा, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो आपको थोड़ा बहुत पहले से ही पता थे, और कुछ टॉपिक्स ऐसे थे बहुत अच्छी तरीके से बता थे। लेकिन फेज 3 इसलिए टाइम लेगा क्योंकि नए टॉपिक्स है, तो सर्टनली यहां पर आपको प्रैक्टिस की ज्यादा नीड पड़ने वाली है। एंड यहां पर जितने भी हाई वेटेज टॉपिक्स है, फेज 3 कंप्लीट होने तक जितने हाई वेटेज टॉपिक्स थे जो आज तक पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा आए हैं, वो आपके फेज 3 में पूरी तरीके से टेस्टिंग एंड एनालिसिस, टॉपिक वाइज टेस्टिंग एंड टॉपिक वाइज एनालिसिस तक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका फेज 3। अच्छा, मैंने फेज 3, फेज 2, फेज 1 का ड्यूरेशन क्यों नहीं लिखा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। यार आप हर हर टाइप का स्टूडेंट है यहाँ पर, कोई स्टार्ट कर रहा है अप्रैल से प्रिपरेशन, कोई स्टार्ट कर रहा है अभी अक्टूबर से प्रिपरेशन, सो हर किसी के पास टाइम फ्रेम कम होता जाएगा हर फेज को कंप्लीट करने का। आप अपने हिसाब से लगाइएगा, देयर आर 7 फेजेस, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन नहीं किया है। आइडली ये सारे फेजेस आपको बहुत पहले, अब जब सातों फेजेस हो जाएंगे तो विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि कितना फेज टाइम देना है यहाँ पे। नाउ मूविंग टू फेज 4। यार हमने हाई वेटेज टॉपिक्स को तो कंप्लीट कर दिया, अब बात आती है लो वेटेज एरियाज की। अब उठाएंगे हम लो वेटेज एरियाज। अब यहां का मामला पिछले 2 फेजेस से काफी अलग है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी आपकी कि एक सेकंड में लिखा है, टाइम कंज्यूम्ड इन दिस फेज शुड बी ऑन हैंड पिकिंग एंड मास्टरिंग द टॉपिक्स दैट वर आस्क्ड। मतलब आप हैंड पिक कौन से टॉपिक्स कर रहे हो, सब नहीं करना है यहाँ पे।
आप जितना स्ट्रांगली अनपिक कर रहे हो, मतलब क्वेश्चंस पूछे गए उससे रिलेटेड उस टॉपिक से, उठाओ, उसके वेरिएशंस आए, उठाओ। लेकिन कोई ऐसी एरिया, ग्रे एरिया, जो कि आपको लग रहा है कि यार पूछ ही नहीं जा सकती, एक और काम कर सकते हो, और दो पुराने पेपर्स उठा लो, और तीन पुराने पेपर्स उठा लो, उधर भी चेक करो कि क्या और कुछ आया है क्या। एंड देन सर्टनली ये टाइम यहां पर ज्यादा जाना चाहिए। और फेज 2 एंड फेज 3 का 1/3 टाइम ही ले, फेज 4 ये ध्यान रखना। मतलब जितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया दोनों फेजेस में, फेज 2 एंड फेज 3 में, उन टोटल टाइम का 1/3 टाइम आपको देना है इस फेज में। लेकिन प्रोसेस सेम रहेगी। आपको जो भी आपने हैंड पिक किए हैं टॉपिक्स और उनके साथ कंफर्टेबल हो तो उनमें सबसे पहले कंसेप्ट, प्रैक्टिस, एडवांस की तरफ ही मूव करना है। राइट टॉपिक चॉइस करना यहां पर बहुत क्रूशियल है। ये ध्यान रखना, अगर चॉइस अच्छी रही तो ये वाला फेज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्लियर? ठीक है। ओके, नाउ मूविंग अहेड। फेज 5 इज क्लियरिंग डाउट्स। सर डाउट्स क्लियर अप कैसी बात कर रहे हो आप? डाउट्स तो उसी वक्त आएंगे जब हम फेज 2, फेज 3, फेज 4 में पढ़ रहे थे आपके हिसाब से। नहीं, यू मस्ट क्लियर योर डाउट्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली। Here we are talking about the concepts that didn't get a clarity despite multiple attempts. अब आपको ये पता पड़ गया है, तो सबसे पहले फेज 1 में आपने ये जाना कि सिलेबस क्या है, सिर्फ आपको पता पड़ लगा, जान गए, पढ़ लिया, समझ गए। फेज 4 तक आते आते कि यार 80 to 85% चीजें मेरी कंप्लीट हो गई हैं, 10-15% वो वाली चीजें बची हुई हैं जो कि बहुत कम, रेयरली पूछी जाती हैं। ठीक है, वहां पे आ गए। लेकिन अब तक पढ़ते पढ़ते काफी सारे ऐसे कंसेप्ट्स रहे होंगे जो कि दिक्कत दी है, जो कि आपसे अब भी नहीं बन रहे। तो ये डाउट क्लियर करने का फेज यहां पे आया है। अब फिर से इन्वॉल्व करो टीचर्स को। लेक्चर्स मस्ट बी रिविजिटेड ओवर हियर। डाउट क्लियरिंग सपोर्ट कंप्लीट लो उन कंसेप्ट्स की। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे मैं टिप दूंगा आपको, जितने टफ क्वेश्चंस या कंसेप्ट्स आपसे नहीं बन रहे उनको लिख लो बच्चों की तरह, पेज 1 पे, पेज 2 पे, पेज 3 पे, वो क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस के साथ। समझ में आ गया? और लिख लोगे तो होगा क्या, बाद में रिवाइज कर पाओगे, ये रिवीजन नोटबुक आपकी बन जाएगी। टफ एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस, टफ अकॉर्डिंग टू यू, डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू यू, शुड बी written in the notebooks. This is your phase 5. Phase 5 के बाद let's move ahead to phase 6. Phase 6 is the most important phase और ये overlapping phase है। मैंने कहा ना कुछ phases overlap करेंगे। तो as and when you feel that 60 to 70% syllabi is done with, आपको phase 6 को बीच में लेके आना है। और one of the most important phases, क्योंकि यहां पर आपकी टेस्टिंग भी हो रही है और सर्विसिंग भी हो रही है, ओवरऑलिंग भी हो रही है पूरी तरीके से। टेस्टिंग कैसे हो रही है? आप बड़ा फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा रहे हो, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट टेस्ट हो रहा है। टेस्टिंग से क्या हो रहा है? एग्जामिनेशन टेम्परामेंट टेस्ट हो रहा है, चीजें चेक हो रही हैं, क्या गलतियां कर रहे हो समझ पा रहे हो। और जितना टाइम टेस्टिंग में दे रहे हो, जैसे 2 घंटे का मॉक लगाया तो कम से कम 5 से 6 घंटे एनालिसिस पे जा रहा है। मतलब बैकएंड की जो सोल्यूशन रिपोर्ट्स दी हुई है उनको पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चंस नहीं बने उन पे टाइम इन्वॉल्व कर रहे हो, उससे जो टफ क्वेश्चंस बन रहे हैं वो रिवीजन नोटबुक्स में डाल रहे हो, मेंटर्स की सपोर्ट ले रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। राइट एटलीस्ट 25 मॉक्स फॉर आईपी मेट इंदौर, 15 मॉक्स फॉर आईपी मेट रोहतक, 15 मॉक्स फॉर जिपमेट। ये लिखना जरूरी है। एंड जो मॉक्स लिख रहे हो वो उस लेवल के जरूर होना चाहिए। मैं आईपी मेट अस्ट टेस्ट सीरीज यहां पे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा हर स्टूडेंट को। ये फेज 6 आइडली आपका फेज 2 फेज 3 के साथ भी चालू हो सकता है, बट 60-70% कम से कम सिलेबस आपका अगर कंप्लीट है तो आप इसको स्टार्ट कर दीजिएगा। मॉक एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर। हाउ टू एनालाइज मॉक्स वाले हमारे वीडियोस और देख लीजिएगा, वो आपको मदद करेंगे। ठीक है, दिस वाज फेज 6। नाउ मूविंग टू द लास्ट फेज, दैट इज रिवीजन फेज, एंड दैट इज फेज 9, जहां पर आप मॉक्स लगाने के बाद, इनफैक्ट बीच में भी, ये भी ओवरलैपिंग फेज है, बहुत बार उन्हीं नोट्स को रिविजिट करते हो, कंसेप्ट्स को रिविजिट करते हो, फॉर्मूला को विजिट करते हो, वोकैब को विजिट करते हो। अच्छा, आज के हमने जितना सेशन लिया उसमें मोस्टली लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली चीजों के बारे में बात करी। इंग्लिश के लिए डेफिनेटली विल बी मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर। चेक योर मिस्टेक्स इन क्वेश्चंस दैट कुडंट बी सॉल्व्ड अर्लियर।
चेक योर मिस्टेक्स, मतलब जहां पर आप फॉल कर, मतलब आपने ये देख लिया कि यार कितनी मिस्टेक्स पुरानी हो रही थी, मैं फिर से रिपीट नहीं करूं, उनको रिविजिट करो, उनका नोट जरूर होना चाहिए। रिविजिट योर एनालिसिस नोट्स, एनालिसिस जब आप मॉक एनालिसिस कर रहे थे सर्टनली आपको नोट्स बनाने चाहिए थे, उसको रिविजिट करने का टाइम ये है। रिविजिटिंग टफर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो मैंने बताया आपको, टफर एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपसे पहले नहीं बने। रिविजिटिंग फॉर डाउट्स वेयर यू फील मोर हेल्प इज नीडेड, और हेल्प लेना आपको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएगा, क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी से आपको ऊपर लेके जा रहा है। दीज आर द 7 phases, इन phases में पढ़ाई करके देखो किड्स, the things are going to be really really go up for you guys. This was all from my side. Contact 7676564400. Mail on support@toprankers.com if you have some issues. Website is www.toprankers.com. You can visit our community for starting a discussion, that is management.toprankers.com. Thanks for patient listening. This is Rahul Vaswani signing off from Supergrads by Top Rankers. We'll be meeting for some more crucial session next time. Like, share, subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा. Bye bye.